सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण भाग में संकलित पाठ 19 जिसका नाम है वाक्य विचार, ये आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वाक्य क्या होता है। तो जब भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ, मैंने कोई भी वाक्य बोल दिया, प्रकृति बहुत सुंदर है, वह गाना गा रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपके वाक्य ही कहलाएंगे। तो वाक्य की परिभाषा क्या है? पदों के व्यवस्थित तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। ठीक है, जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? और जिसमें कर्ता, कर्म तथा क्रिया की व्यवस्था हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। पदों के व्यवस्थित तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, यानी कि उसका पूरी तरह अर्थ निकलना चाहिए और जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो। तो अब मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखती हूँ, मैं जाऊंगा नहीं। तो अब ये बताइए, क्या ये हमारा वाक्य है? नहीं, इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। हमारा वाक्य कैसे बनेगा? मैं नहीं जाऊंगा, जिसमें कर्ता भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और साथ में क्रिया की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। तो वाक्य के प्रमुख हमारे दो घटक होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा हमारा क्या होता है? विधेय। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विधेय। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मीना पढ़ती है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं भाई? किसके बारे में बात हो रही है? मीना के बारे में। तो मीना आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा उद्देश्य। अब मीना के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो पढ़ती है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा विधेय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसके बाद हम चलते हैं कि भाई हमारे वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो जो वाक्य का भेद किया गया है वो दो आधारों पर किया गया है, दो आधार पर किया गया है। सबसे पहला है हमारा अर्थ के आधार पर और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम वैसे भी कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? ये है हमारा विधानवाचक। अब विधानवाचक में क्या होता है कि सामान्य कथन से क्रिया के करने या होने का बोध होता है। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, ठीक है, ये विधानवाचक है आपका। इससे क्रिया के करने या होने का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम विधानवाचक कहेंगे। दूसरा है हमारा नकारात्मक। नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अभी मना करने का भाव है इसमें। तो जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का बोध हो उन्हें हम कहेंगे नकारात्मक, जिसमें क्रिया न करने का बोध होगा। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगी, तो इसमें क्रिया क्या है बेटा? पढ़ना। तो वो मना कर रही है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगी, तो ये क्या है आपका? ये आपका नकारात्मक है। ठीक है, तीसरा है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्या होता है? और इसका एक नाम और होता है, उसे हम कहेंगे विधिवाचक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक दूसरा नाम क्या है? विधिवाचक। तो आज्ञार्थक में क्या होता है? आज्ञार्थक में जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा या प्रार्थना
आदेश, आज्ञा या प्रार्थना करने का बोध हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम आज्ञार्थक कहेंगे। जैसे मैं अब कह रही हूं कि यहां से चले जाओ, तो मैंने उसको क्या दिया है, ये मैंने उसको आदेश दिया है। ठीक है, कृपया 1 गिलास पानी ले आओ, तो इसमें मेरा प्रार्थना का भाव है। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसमें भी हम क्या मांग रहे हैं, आज्ञा ही मांग रहे हैं। उसके बाद जो हमारा है प्रश्नवाचक, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। जिन वाक्यों से प्रश्न करने का बोध हो, जैसे क्या राहुल खाना खाएगा, आप कहाँ जा रहे हो, तुम स्कूल से घर वापस कब आओगे, तुम्हारा क्या नाम है। तो ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न करने का बोध हो, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कितना और किधर। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपको प्रश्नवाचक का ही बोध करवाएंगे। उसके बाद है आपका इच्छावाचक। अब इच्छावाचक क्या होता है, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, ठीक है, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध हो। भाई जिसके लिए हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचे, उनके लिए अच्छी प्रार्थना करें, आशीर्वाद दे। जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन होता है तो हम कहते हैं भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, आशा है तुम आगे उन्नति करते रहोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इच्छावाचक कहेंगे। अगला है हमारा संदेहवाचक। अब संदेहवाचक क्या होता है कि आपको पता है भी संदेह का नाम आ गया है, यानी कि डाउट की स्थिति है। तो जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो, भाई हमें डाउट रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संदेहवाचक कहेंगे। जैसे इनमें आपको कैसे वाक्य मिलेंगे, शायद आज वर्षा हो। अब इसमें संभावना बताइए, भाई शायद आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा, कहीं वह खो न जाए। अब हमें पक्के तौर पर नहीं पता कि वो खो जाएगा, हमने सिर्फ संभावना बताई है कि कहीं वह खो न जाए, तो इसमें आपको शायद और ये कोई ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनसे कि संभावना का बोध होगा। उसके बाद है विस्मादी बोधक। ये तो बहुत ही बच्चों आसान है, सरल सा है और इसका पहचान मैंने आपको बताई रखी है, ये पहचान है इसकी। तो जिन वाक्यों से विस्मय, घृणा, प्रेम, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विस्मादी बोधक कहते हैं। जैसे हाय बेचारा मारा गया, ओहो हम तो मैच हार गए। तो ऐसे शब्द जिनसे ये सभी भाव प्रकट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विस्मादी बोधक कहते हैं। अब हमारा एक बच गया है जिसका नाम है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का करना या होना पाया जाए उसे हम संकेतवाचक हम क्या कहेंगे, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संकेतवाचक। जैसे यदि तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। अब देखिए, अब इसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर इसको समझाती हूँ। यदि तुम मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। अब देखिए भाई, एक वाक्य तो ये है कि यदि तुम मेहनत कर लेते, और दूसरा क्या है कि भाई पास हो जाते। तो हमारा जो एक वाक्य है वो हमारा दूसरे पर आश्रित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संकेतवाचक कहेंगे। तो अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद पढ़े हैं, विधानवाचक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मादी बोधक और संकेतवाचक। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य, दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य जिसमें आपको एक ही वाक्य मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक ही वाक्य मिलेगा।
एक ही वाक्य मिलेगा और उसमें आपको क्या मिलेंगे, उसमें आपको एक ही क्रिया पदबंध या विधेय मिलेगा। जैसे मेरी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, मेरी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, जिसमें आपको एक ही वाक्य मिलेगा। अब उसके बाद मान लीजिए हम करते हैं हमारा दूसरा, हम लेते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है भाई, संयुक्त वाक्य में आपको एक से अधिक वाक्य मिलेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य, और संयुक्त का अर्थ भी क्या होता है, जोड़ना। तो ऐसे वाक्य जो और, तथा, एवं इन शब्दों से जुड़े हुए हो, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए। ठीक है, वाक्य हमें दो मिलेंगे और वो इन शब्दों के द्वारा आपको जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे वह काम करता रहा लेकिन श्याम खेलता रहा। ठीक है, अब हमारा एक वाक्य तो क्या है कि वह काम करता रहा, और दूसरा वाक्य क्या है, श्याम खेलता रहा। तो ये किस शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये लेकिन शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हम और वाक्य ले सकते हैं, हम खेल रहे हैं और यहीं से घर जाएंगे। एक वाक्य क्या है हमारा कि भाई हम खेल रहे हैं, और दूसरा क्या है, यहीं से घर जाएंगे। तो वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, वो और शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है। तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उपवाक्य स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर क्या मिलेगा, आश्रित मिलेगा। ठीक है, और जो शेष उपवाक्य क्या है, वो आश्रित मिलेंगे। शेष उपवाक्य आश्रित होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कैसे वाक्य मिलेंगे, इसमें आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जो कि, जो, जहां, जब, तक और तो। इन शब्दों के द्वारा आपको पहचान हो जाएगी। जैसे जो व्यक्ति यहां आया था, जो व्यक्ति यहां आया था वह बीमार है। अब देखिए, जो व्यक्ति यहां आया था वो बीमार है या वह बीमार है। तो हमारा जो एक उपवाक्य है, दूसरे उपवाक्य जो है वो आश्रित है। ये तो है आपका मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और ये क्या है, आश्रित। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बीमार है जो यहाँ आया था। अब वह व्यक्ति बीमार है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये मुख्य उपवाक्य बन जाएगा। जो यहाँ आया था वो क्या बन जाएगा, वो आपका आश्रित बन जाएगा। तो बेटा ये आपको आ गए हैं समझ में। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब हम करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य को मैंने आपको बता दिया। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में आपको एक तो प्रधान उपवाक्य मिलेगा और शेष उपवाक्यों में संज्ञा,
विशेषण या क्रिया विशेषण, इन उपवाक्यों में से आपको कोई भी मिल सकता है। तो इन्हीं आधारों पर जो मिश्र वाक्य है उनके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण और तीसरा होता है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पहला होता है संज्ञा। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है कि जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, संज्ञा का, किसका कार्य करेंगे वो? संज्ञा का, या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो। मैं जानती थी कि वह जीत जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो संज्ञा उपवाक्य है वो किससे हुए आपको जुड़े मिलेंगे? वो की के द्वारा जुड़े हुए मिलेंगे। ये आप पहचान जो है इसकी नोट कर लो। संज्ञा उपवाक्य की से आपको जुड़े हुए मिलेंगे। तो ये की से जुड़ा हुआ है, वह जीत जाएगी, ये क्या है? आपका संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? विशेषण उपवाक्य अगला है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। देखिए ये यहाँ पर विशेषता बताने का काम करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विशेषण उपवाक्य। जैसे जो लड़का बहुत लंबा है। अब देखिए जो लड़का है, लड़के की विशेषता क्या बता दी है कि वो लंबा है, उसे बुलाओ। ठीक है, जो लड़का बहुत लंबा है, ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आ गया समझ में? अब मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने दे रही हूँ। मेरे पास एक ऐसी कमीज है जो रात को चमकती है। अब कमीज की विशेषता क्या है? कि वो रात को चमकती है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसी कमीज है जो रात को चमकती है। तो रात को चमकती है ये आपका बन जाएगा विशेषण उपवाक्य। क्लियर है बेटा? उसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण और कारण आदि की सूचना देते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहुंचा क्रिया है, गाड़ी जा चुकी थी। क्लियर है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर यह समय का बोध करवा रहे हैं आपको। गाड़ी जा चुकी थी कब? जब मैं स्टेशन पहुंचा। मान लीजिए दूसरा है, जहां तुम जाओगे वहां वह अवश्य पहुंच जाएगा। तो जहां तुम जाओगे ये आपको किसका बोध करवा रहा है? ये आपको स्थान का बोध करवा रहा है। ठीक है, जहां तुम जाओगे वहां वह अवश्य पहुंच जाएगा। तो इसीलिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने इस व्याकरण का चैप्टर संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, अगर ये आपने अच्छी तरह सीख रखे हैं तो ये आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी काम आएंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक्य वाला जो पाठ है, ये चैप्टर है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।